मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं और आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय जीवन के अधिकार पर। जीवन का अधिकार क्या है, इसकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि क्या है और फिर हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में जो जीवन का अधिकार दिया गया है उसका क्या महत्व है। अगर देखा जाए जीवन के अधिकार या राइट टू लाइफ की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिना जीवन के कोई भी अधिकार बेमानी है, बेमतलब का है। इसलिए जीवन का अधिकार निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन एक विडंबना है कि जो जीवन का अधिकार है वो तभी से उसे महत्व मिलने लगा जब से आधुनिक युग की शुरुआत हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ, लोकतांत्रिक संस्थाएं अस्तित्व में आईं। तभी से जीवन के अधिकार के प्रति एक संवेदनशीलता बढ़ी है राज्य में। प्राचीन काल में स्थिति ऐसी नहीं थी। यहाँ तक कि व्यक्ति परिवार के समक्ष कोई विशेष महत्व नहीं रखता था। और अगर हॉब्स की फिलॉसफी पर गौर करें तो पता चलता है कि राज्य की स्थापना से पहले की जो अवस्था थी, जो प्राकृतिक अवस्था थी जिसका चित्रण हॉब्स ने किया है, वो बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य से युद्धरत था। तो ऐसी स्थिति में जीवन के अधिकार की कल्पना भी व्यर्थ है। प्राचीन काल में ही स्पार्टा में कहा जाता है कि जो कमज़ोर बच्चे होते थे उन्हें मार दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि इससे ये स्थिति कहीं ना उत्पन्न हो जाए कि स्पार्टा कमज़ोर हो जाए। इसके अलावा कुछ जगह अगर बच्चियों का जन्म हो जाता था तो उनके साथ भी ऐसा ही सलूक होता था। और कई जगह स्त्रियों को जादूगरनी बताकर या अपशगुन बताकर भी उनके साथ इस तरह का अत्याचार होता था कि उनके जीवन के अधिकार का महत्व ही समाप्त हो जाता था। हमारे यहाँ भी सती प्रथा जैसी प्रथाएं थीं और इन प्रथाओं के चलते स्त्रियों के जीवन के अधिकार पर एक संकट तो था ही। और कई जगहों में जहाँ दास प्रथा अस्तित्व में थी, दास प्रथा प्रचलन में थी, वहाँ ऐसे स्लेव्स को, दासों को या गुलामों को अगर मालिक मार दिया करते थे जान से तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, यानी कि मालिकों के खिलाफ दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज जिस देश को हम इस दुनिया की महाशक्ति मानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ भी जो दास प्रथा या स्लेवरी थी वो 19वीं सदी के आधे भाग तक कायम थी, बनी हुई थी। दास प्रथा अमेरिका में प्रचलन में रही थी और वहाँ पर दासों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। आपने भली भांति इतिहास में पढ़ा होगा कि किस तरीके से अफ्रीका से अनेक लोगों को जंजीरों में बांधकर, गुलाम बनाकर अन्य जगहों पर औपनिवेशिक शासन के दौरान ले जाया गया और उनसे उस हद तक काम कराया गया जिस हद तक वो कर सकते थे, अर्थात उनका शोषण किया गया बिना उनके अधिकार की परवाह किए। तो ये स्पष्ट है दुनिया के इतिहास से कि जीवन का जो अधिकार है वो आधुनिक समय की ही देन है। आधुनिक सभ्यता जब से चलन में आई है तभी से जीवन के अधिकार का महत्व बढ़ा है। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, एक नई दुनिया अस्तित्व में आई, वैसे वैसे मानव के अधिकारों का महत्व बढ़ता गया और इसमें जीवन की सुरक्षा के अधिकार को अगर आज के परिवेश में बात की जाए तो सभी सभ्य देशों में
इस अधिकार को महत्व दिया जाता है। अगर हम जीवन के अधिकार की व्याख्या करना चाहें तो हम समझते हैं कि जीवन का अधिकार वो अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होना चाहिए और इसकी रक्षा राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। दरअसल राज्य का अस्तित्व ही इसलिए हुआ है कि राज्य अस्तित्व में ही इसलिए आया है कि वो मनुष्य के जीवन के अधिकार की रक्षा कर सके। अगर ऐसा नहीं था तो जैसा कि हॉब्स का हमने जिक्र किया, हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है अपने दर्शन में, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, वो ठीक थी और इंसान उसमें बने रहते। लेकिन सर्वाधिक जो संकट था उस दौर में वो जीवन के अधिकार को लेकर था और इसी के लिए राज्य की रचना हुई है। जॉन लॉक भी अपनी फिलॉसफी में, अपने दर्शन में कहते हैं कि जो जीवन का अधिकार है उसी की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना हुई है, राज्य अस्तित्व में आया है। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए लोगों ने राज्य की स्थापना की है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्य का दायित्व है कि वो प्रत्येक नागरिक के जीवन के अधिकार को महत्व दे और इसकी रक्षा करे। इसी कारण से प्रत्येक देश के संविधान में जीवन के अधिकार का विशद उल्लेख किया गया है और कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के अधिकार का सम्मान नहीं करता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य कठोर दंडात्मक कार्रवाई करता है। यहाँ तक कि मृत्युदंड का भी प्रावधान है अनेक देशों के कानूनों में। हालांकि दो प्रकार की सोच है मृत्युदंड के कानून को लेकर। एक पक्ष है जो ये मानता है कि मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति अगर होती है तो मृत्युदंड देने के कारण व्यक्ति में जो सुधार का विकास है वो नहीं हो पाता और इसलिए मृत्युदंड के जो विरोधी हैं, जो विपक्ष में हैं इस व्यवस्था के, वो इसकी मुखालफत करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। मित्रों, अभी हाल ही में एक अमेरिकी नागरिक को वहाँ के न्यायालय ने मृत्युदंड की जिसको सज़ा सुनाई गई थी वो चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है, क्योंकि माना ही जाता है कि अमेरिका में एक ऐसा वर्ग है जो मृत्युदंड के खिलाफ रहा है। वो इस व्यवस्था को उचित नहीं मानता और इसको बर्बर कहता है। जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया था उसको इंजेक्शन देकर इस कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो वहाँ की स्थानीय अदालत ने उसको पुनः एग्जीक्यूट करने का आदेश दिया है। तो ऐसी भी स्थितियाँ कई बार सामने आई हैं कि जो मृत्युदंड है वो गंभीर चर्चा का विषय बन जाता है। दो पक्ष सामने आ जाते हैं। एक पक्ष होता है जो कहता है कि ये बर्बर है और ये उस दौर की बात है जब बर्बरता रहा करती थी, सभ्य समाज अस्तित्व में नहीं था, इसलिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि अगर मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया तो ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे के जीवन के अधिकार का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भय नहीं रहेगा और इससे सभ्य समाज ही पूरा खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए जो सभ्य देश हैं, मृत्युदंड की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी कि विरलतम श्रेणी का अपराध हुआ हो। साधारणतया अदालतें नर्म रुख अख्तियार करती हैं, लेकिन जो विरलतम श्रेणी के अपराध हैं उसके विषय में न्यायालय कठोर दंड देता है, मृत्युदंड देता है ऐसे गंभीर मामलों में। आत्मरक्षा का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। यहाँ तक कि राज्य अपने नागरिकों को हथियार रखने का भी अधिकार देता है। नागरिक हथियार रख सकते हैं
अगर उन्हें इस बात का संदेह है कि उनके जीवन पर खतरा आ सकता है तो उनको राज्य हथियार रखने की अनुमति देता है। हालांकि ब्रिटिश काल में, औपनिवेशिक काल में अगर देखा जाए, जैसे ब्रिटिश काल में भारत में या अन्य देशों में जहाँ पर अलग अलग कॉलोनियल फोर्सेस का शासन था, तो उस दौर में वहाँ पर नागरिकों को हथियार रखने की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि इससे सबसे बड़ा खतरा उन औपनिवेशिक शक्तियों को के अस्तित्व को ही हो जाता है, ऐसा वे मानती थीं। आपको अच्छे से पता होगा थॉमस एल ग्रीन के बारे में। थॉमस एल ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं, इंग्लिश स्कूल के एक प्रमुख आदर्शवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने भी जीवन के अधिकार को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी में उन्होंने ये माना है, इसी क्रम में, कि अगर कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर आत्मरक्षा के उद्देश्य से कोई कार्रवाई करता है तो वो उचित हो सकती है, लेकिन अगर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसा वो कदम उठाता है, बर्बरता करता है और अनुचित रूप से वो लोगों के जीवन के अधिकार के समक्ष संकट उत्पन्न करता है, तो ऐसे में इस तरह की कार्रवाई को उचित नहीं माना जा सकता। इस तरह से ग्रीन के विचार हेगल के विचारों से भिन्न हो जाते हैं। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल एक जर्मन आदर्शवादी हैं, और ये वही विचारक हैं जो राज्य को बहुत महत्व देते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतार है, इतना महत्व देते हैं। और वो यहाँ तक समर्थन करते हैं कि राज्य अगर किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हेगल के मत में यह महत्वपूर्ण है राज्य के लिए। तो यहाँ पर ग्रीन और हेगल के विचार अलग अलग हैं। ग्रीन जीवन के अधिकार का सम्मान करते हैं, आत्मरक्षा के अधिकार की वो ज़रूर वकालत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं, जबकि हेगल ऐसा नहीं मानते। जीवन के अधिकार की व्यापक परिभाषाएं की गई हैं, व्यापक व्याख्याएं की गई हैं, तो इसमें बहुत सी बातें शामिल हो जाती हैं। इसमें संतान उत्पन्न करने का अधिकार भी शामिल हो जाता है। तो ऐसे में समाज में जो व्यक्ति रह रहा होता है उसको विवाह करना और संतान उत्पत्ति करने का अधिकार भी उसका होता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी ये जिम्मेदारी है कि बहुत बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न न करे, जिससे जनसंख्या संबंधी समस्या पैदा हो जाए। तो ये पक्ष भी इसका है। और अगर हम वेलफेयर स्टेट्स की बात करें, सोशलिस्ट स्टेट की बात करें, तो यहाँ पर बच्चों के न खाली जीवन के अधिकार का ही सम्मान किया जाता है, बल्कि बच्चों के लिए व्यापक शिक्षा का विकास किया जाता है। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे भारत में मिड डे मील की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों का पोषण हो सके, उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये सारी बातें जो हैं जीवन के अधिकार में शामिल हैं। इसके अलावा जीविका के अधिकार को भी हम शामिल करते हैं जीवन के अधिकार में, और ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर जीवन का अधिकार है तो उसको जीविका का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा। कई बार राज्य ये प्रबंध करता है कि बुढ़ापे की अवस्था में या ऐसी असामान्य परिस्थिति हो जिसमें व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन न कर सके, अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन ना कर सके, तो ऐसे में ये राज्य प्रयास करता है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए जो अपेक्षित सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो उपलब्ध कराई जाएं। और ख़ास तौर पर सोशलिस्ट जो राज्य हैं, समाजवादी राज्य हैं,
वो इस दिशा में काम करते हैं, उनका वेतन निर्धारित करते हैं लोगों का रोज़गार के समय, और रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन इत्यादि की व्यवस्था भी करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोवियत संघ जैसे देशों में ऐसे प्रयास किए जाते थे जिससे नागरिकों को सभी सुविधाएं मिलें, जिससे उनके जीवन के अधिकार पर कोई आंच ना आए। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में, और यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि संकट काल की स्थिति में जब मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, तो उसमें निलंबित किया जा सकता है, तो उसमें जीवन के अधिकार को उस परिस्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में ही जीवन का अधिकार दिया गया है, और इसको फोरमोस्ट राइट माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। और ये कहा गया है कि नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से सिवाय विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्यथा उसे वंचित नहीं किया जा सकता। और जीवन के अधिकार की व्याख्या न्यायपालिका ने समय समय पर की है, तो खाली इसको ऐसा कह देना कि ये खाली किसी के जीवन के अधिकार की सुरक्षा ही तक ये सीमित है, उचित नहीं है। इसमें जो न्यायपालिका ने जो व्याख्या की है इसके व्यापक रूप से, इसमें बहुत सारे और अधिकार शामिल हो जाते हैं, जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, अर्थात मनुष्य होने के नाते गरिमा से रहने का अधिकार है। खाली जीवन के अधिकार से काम नहीं चलेगा। एक मनुष्य है, उसको गरिमा के साथ अपने जीवन का यापन करने का अधिकार होना चाहिए उसके पास, उसका शोषण न हो सके, इसकी भी बात शामिल की गई है। और न्यायपालिका ने आश्रय के अधिकार यानी कि राइट टू शेल्टर को भी इसमें निहित माना है। लाइवलीहुड के हक या जीविका के अधिकार को भी इसमें निहित माना है। और न्यायपालिका ये स्वीकार करती है कि बिना जीविका के जीवन का अधिकार कैसे संभव होगा। तो मित्रों, ये था जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। आपके विचारों का स्वागत है। धन्यवाद।